हेलो गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में BNS 183 पर्यटन मानव विज्ञान का आज हम पहला चैप्टर करने जा रहे हैं। आज हमारा जो पहला चैप्टर क्या रहेगा, पर्यटन का परिचय। यूनिट नंबर फर्स्ट रहेगा और चैप्टर नंबर हमारा ये फर्स्ट है। इसमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा और मिनिमम 2 आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, यानी कम से कम 10 नंबर का। अगर ये पहला चैप्टर अगर आप वीडियो देख करके जाते हैं तो सिर्फ 4 क्वेश्चन और आपके लिए करने होंगे। एक क्वेश्चन तो 100% इसमें से आएगा ही और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मिनिमम इतने ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं और 10 के 10 चैप्टर की वीडियो हमने बना रखी हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर के सारे 10 के 10 वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपका काफ़ी अच्छे से सारे चैप्टर की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए इन सभी के हम देख लेते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट ही सेक्शन को करेंगे। इसमें जो आपका रहेगा जैसे मानव विज्ञान व पर्यटन का, कई बार पूछा जाता है कि पर्यटन की परिभाषा बताओ, ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, मानव विज्ञान या पर्यटन की जो परिभाषा है ये आपसे कई बार पूछा जाता है। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट है 1.2 क्या है, पर्यटन मानव विज्ञान का इतिहास, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यानी 1.1 1.2 और इसमें 1.1 में परिभाषा इंपॉर्टेंट है, 1.2 में पर्यटन मानव विज्ञान का इतिहास इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट है 1.4 पर्यटन के प्रभाव, यानी पर्यटन से क्या क्या प्रभाव पड़ा है वो प्रभाव, ये 3 ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, 1.1 1.2 और 1.4 इंपॉर्टेंट। चलिए इनको हम देख भी लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या रहेगा, आप यहाँ पर देखिएगा क्या है, मानव विज्ञान और पर्यटन अवधारणा एवं परिभाषा। इसकी अवधारणा और परिभाषा बहुत पूछी जाती है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, मानव विज्ञान को परिभाषित कीजिए, यानी जब आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता था मानव विज्ञान को परिभाषित कीजिए 10 नंबर में, या मानव विज्ञान क्या है। तो सबसे पहले देखेगा मानव विज्ञान समय और स्थान, यानी जो मानव विज्ञान है वह समय जो होता है और स्थान होता है, यानी मनुष्य के जीवन का अध्ययन करता है, यानी मनुष्य के जीवन में समय और स्थान का क्या महत्व है, यानी टाइम स्पेस जिसे हम बोलते हैं, उसके क्या करता है, उसका अध्ययन करता है। ठीक है, यानी मानव का जो जीवन है, मानव विज्ञान का मतलब कि मानव जो है उसकी सारी गतिविधियों का जो अध्ययन करता है उसी को तो हम मानव विज्ञान बोलेंगे। यानी मनुष्य की सभी गतिविधियों का, चाहे वह समय के अकॉर्डिंग हो चाहे स्थान के अकॉर्डिंग हो, तो उन सभी गतिविधियों का क्या करता है, उसके मानव के जीवन का अध्ययन करता है। ठीक है, समय मूल रूप से भूवैज्ञानिक समय, यानी जो समय है मूल रूप से भूवैज्ञानिक समय के मापन को दर्शाता है, यानी जो समय होता है वह मानव के भूवैज्ञानिक आधार पर क्या करता है, उसके मापने को दर्शाता है, जिसमें मानव की उत्पत्ति, यानी समय ये बताता है। अगर मानव विज्ञान किसी मनुष्य का अध्ययन करता है तो समय ये बताएगा कि भैया फलाने मानव की उत्पत्ति कब हुई है। जैसे मान लो कि मानव विज्ञान अध्ययन कर रहा है, तुम्हारा ही अध्ययन करा, तो मानव विज्ञान सबसे पहले समय के आधार पर बताएगा तुम्हारी उत्पत्ति कैसे हुई है या तुम्हारी उत्पत्ति विकास कैसे हुआ, इन सारी चीजों को शामिल करेगा। यानी मानव विज्ञान अगर किसी मनुष्य का अध्ययन करता है तो समय के अकॉर्डिंग बताएगा इस मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई, इसका विकास कैसे हुआ, उन सारी चीजों को इसमें क्या करेगा भैया, शामिल करेगा। स्थान मानव आबादी को बताता है, यानी जो स्थान रहता है कि मानव आबादी कैसे है, किस प्रकार से है, उसकी परिस्थिति तथा पर्यावरण संबंधी क्या है कि भैया वो परिस्थिति से कैसे, जैसे किसी समय तो अध्ययन करके बता दिए किसी मानव का जन्म कब हुआ है या इसका विकास कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों, लेकिन जो स्थान होगा वो बताएगा मानव जो है उसकी आबादी कैसे है, वहाँ के लोग कैसे हैं, या वो परिस्थिति किस प्रकार से अपनी परिस्थितियों में रहता है, या जो मानव है पर्यावरण से किस प्रकार से संबंधित है, और पृथ्वी पर उसके विभिन्न स्थान कौन कौन से हैं जहाँ पर मानव रहता है। इस प्रकार के क्या करेगा वह समय इसका अध्ययन करता है। मानव विज्ञान में पुरानी संस्कृति के साथ साथ, यानी जो मानव विज्ञानी होते हैं या जो मानव विज्ञान है में पुरानी संस्कृति, यानी जो हमारा पुराना कल्चर है, रीति रिवाज, पुरानी संस्कृति के साथ साथ क्या होता है वर्तमान में भी फलने फूलने वाली संस्कृति अध्ययन, यानी मानव विज्ञान जो है भैया पुरानी संस्कृति का भी अध्ययन करता है और नई संस्कृति, यानी कह सकते हैं जो मानव विज्ञान है पुरानी जो हमारी सभ्यता है, जो कल्चर है, जो भाईचारा है उसका, यानी आज के 150 साल पहले संस्कृति कैसी थी उसका भी अध्ययन करता है, और मौजूदा समय में हमारी संस्कृति सभ्यता कैसे है उसका भी क्या करता है, अध्ययन करता है। ठीक है, यह अन्य विषयों के विपरीत समग्रता, यानी अन्य विषयों की बात है यह, यानी जो मानव विज्ञान है अन्य विषयों के विपरीत समग्र में मनुष्य का अध्ययन करता है। यानी जो मानव विज्ञान होता है पूरे मनुष्य के पूरे जीवन काल का, यानी हर
पहलू का अध्ययन करता है। मानव विज्ञान ना पूरे यानी मनुष्य के सभी चीजों का अध्ययन करता है, ठीक है। उसके जन्म, रीति रिवाज, सभ्यता, कल्चर, यानी मानव के जितनी भी गतिविधियां हैं, यानी मानव का जब से जन्म होता है, जब उसकी मृत्यु होती है, उस समय में जितनी भी क्रियाकलाप हैं, जितनी भी चीजें, यानी मानव विज्ञान सभी चीजों का भैया क्या करता, समग्र चीजों का अध्ययन करता है, जहां अन्य विषयों में केवल मानव के किसी, यानी अन्य विषय अगर देखोगे जैसे और भी बहुत सारे विषय होते हैं, मनुष्य का अध्ययन करते हैं, तो वह सिर्फ मानव के किसी एक भाग का अध्ययन करे। लेकिन जो मानव विज्ञान होता है वह मनुष्य के सभी पहलुओं का अध्ययन करता है, बल्कि जो अन्य विषय होते हैं वह मनुष्य के किसी एक ही पहलू का अध्ययन करेंगे। अब जैसे मैं बताऊं कि बहुत सारी जैसे अध्ययन होता है, मानव विज्ञान है, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे अगर देखेंगे अलग अलग विज्ञान होता है, ठीक है। तो मनुष्य के अलग अलग सेक्टर का अध्ययन करेगा। जैसे संस्कृति है तो मनुष्य की संस्कृति कैसे, कल्चर का अध्ययन कर लेगा, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे हम रिलीजन की बात करें तो मनुष्य धार्मिक कैसे उसका। लेकिन जो मानव विज्ञान है, कह रहे हैं कि मानव विज्ञान अन्य विज्ञानों की तुलना में मनुष्य की जितनी भी गतिविधियां हैं संपूर्ण जीवन काल में, यानी उसके जन्म से लेकर के मृत्यु तक वह जितनी भी गतिविधियां करता है, जितने भी क्रियाकलाप हैं, सभी का ध्यान रखता है। जैसे इतिहास अतीत में जो हुआ होगा, यानी जैसे इतिहास में अतीत में जो हुआ होगा उसे मानव विज्ञान मानव मन द्वारा आदि को अध्ययन करता है। यानी कहता कि अतीत में भी, यानी शुरू से लेकर के लास्ट तक जितना भी कुछ होता है उन सभी चीजों का क्या करता है, मानव विज्ञान अध्ययन करता है, और सभी चीजों मानव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला देखेंगे हम अध्ययन क्यों करते हैं, यानी मानव विज्ञान जो है, अगली हेडिंग क्या बनाओगे, हम मानव विज्ञान जो यानी जो मानव विज्ञान है अध्ययन क्यों कर रहे हैं, रीजन क्यों भैया, किसी भी चीज का जो अध्ययन हो रहा है क्यों हो रहा है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या रहेगा, एक शैक्षिक विषय के अनुशासन में, यानी कहते हैं एक शैक्षिक विषय के अनुशासन में, देखिए क्या कहें, एक शैक्षिक विषय के अनुशासन के रूप में मानव विज्ञान अपनी 4 प्रमुख शाखाएं। अगर एक शैक्षिक यानी एक पढ़ाई लिखाई लिखने के उद्देश्य से, एक पठन पाठन के उद्देश्य से अगर रिसर्च के देखें तो मानव विज्ञान की क्या है, 4 प्रमुख शाखाएं। यानी जो मानव विज्ञान है 4 भागों में बटा हुआ क्या है, भौतिक मानव विज्ञान, ठीक है, भौतिक मानव विज्ञान, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, तीसरा है पुरातात्विक मानव विज्ञान, चौथा है भाषाई मानव विज्ञान के साथ 20वीं शताब्दी में। यानी मानव विज्ञान में क्या है, 4 प्रकार से अध्ययन होता है। भौतिक मानव विज्ञान का मतलब मनुष्य के भौतिक चीजों का अध्ययन करेगा। सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान मनुष्य की सामाजिक सांस्कृतिक चीजों का अध्ययन करता है। और पुरातात्विक मानव विज्ञान मनुष्य की पुरातात्विक यानी उसकी उत्पत्ति कब हुई उसकी करता है। भाषाई मानव विज्ञान मनुष्य की भाषा कैसी है उसकी क्या करता है, इसका अध्ययन करता है। जो मानव विज्ञान और मानवतावादी दोनों यानी जो वैज्ञानिक और मानव यानी जो मानव विज्ञान है, या कह सकते हैं मानव विज्ञान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है और मानवतावादी दृष्टिकोण, दोनों दृष्टिकोणों से देखा जाए। यानी मानव विज्ञान जो है वह भाई मेरे एक वैज्ञानिक तरीके से भी अध्ययन करता है, एक मानवता की दृष्टि से भी क्या करता है, अध्ययन करता है, और समग्र दृष्टिकोण को ध्यान में रखता है। यानी मानव विज्ञान कह सकते हो कि वह वैज्ञानिक तरीके से तथा मानवता के तरीके दोनों चीजों से अध्ययन करता है, और दोनों चीजों को क्या अपने दृष्टिकोण में रखता है। एक मानव विज्ञानी मुख्य रूप से 3 बुनियादी सवाल को समझने में, यानी एक मानव विज्ञानी जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वह 3 चीजों, यानी जो मानव विज्ञान जब अध्ययन करता है तो वह क्या क्या अध्ययन करता है। पहले वो सबसे पहले यह अध्ययन करेगा हम कौन है, यानी जब किसी चीज का अध्ययन करता है वह चीज क्या है, यानी उसका अतीत वर्तमान का अध्ययन करेगा। यानी मानव विज्ञान अगर जैसे किसी इंसान का अध्ययन करता है तो उस मनुष्य का अतीत में क्या था, वर्तमान क्या, इस चीज का क्या करेगा, अध्ययन करेगा, यानी वह चीज क्या है। दूसरा हम कैसे हैं, यानी उस चीज की उत्पत्ति और उसका विकास क्या। दूसरा क्या करेगा, जब मानव विज्ञान किसी चीज का अध्ययन करेगा क्या करेगा, उसमें उसकी उत्पत्ति तथा उसका विकास कैसे हुआ। तीसरा कह सकते हैं हम क्या है या किस तरह, यानी उसकी वह वास्तविक रूप है या उसमें किस प्रकार की विविधता है। इन तीनों चीजों का कह सकते क्या करता है, वो अध्ययन करता है, ठीक है। इसी प्रकार से रहेगा। इसी प्रकार से अब इसमें एक इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा, जितना इंपॉर्टेंट है हम इसी को करेंगे, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाओगे, हम मानव विज्ञान का अध्ययन कैसे करते हैं। यानी जो मानव विज्ञान है, मानव विज्ञान में हम अध्ययन कैसे करते हैं, भाई रिसर्च जो मानव विज्ञान है उसमें अध्ययन कैसे हो रहा है। देखो, मानव विज्ञान का उद्भव पूर्व की खोज और उपनिवेशीकरण की यूरोपीय यात्रा में निहित है। यानी जो मानव विज्ञान है उसका जो उद्भव हुआ है वो पहले की जो खोज हुई है, जो उपनिवेशीकरण की जो यूरोपीय यात्रा थी उनमें निहित है, यानी उनमें भैया समाया हुआ है। प्रारंभिक वर्षों में अगर देखोगे, देखो इसमें इस पॉइंट को लिखो, पहला पॉइंट यहां से लिख लेना, मानव विज्ञान का उद्भव पूर्व की खोज और उपनिवेशीकरण की यूरोपीय यात्राओं में निहित है, यानी निहित है। और इसकी यूरोपीय यात्रा से क्या होती है, इसकी शुरुआत मानी जाती है, इसका हम कह सकते हैं कि प्रारंभ माना गया है, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट है क्या, पर्यटन की परिभाषा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको देखेगा क्या, पर्यटन की परिभाषा इंपॉर्टेंट। देखो पर्यटन एक लंबा इतिहास है, क्या है, अगर पर्यटन को देखोगे तो पर्यटन एक बहुत लंबा इतिहास रहा भैया, बहुत समय से पर्यटन शुरू है, मानव जाति की संस्कृति में व्याप्त है, यानी मानव जाति यानी कह सकते हैं जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तब से, या जब से वो सांस्कृतिक रूप से रहना शुरू किया तब से पर्यटन इसकी शुरुआत व्याप्त है। यह समकालीन लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण सामाजिक तथ्य, यानी जो हमारे समकालीन लोग हैं क्या उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण सामाजिक तथ्य, यानी प्रेजेंट टाइम में देखोगे भैया तो हर कोई घूमने फिरने जाता है, क्या मिलता है कि पर्यटन तो हमेशा से ही रहा है, ठीक है। यह दुनिया के प्रमुख उद्योगों में से एक है। अगर प्रेजेंट टाइम में देखें जो पर्यटन से बहुत सारे देश हैं ना कि भैया उनके देश में जो रुपया पैसा आ रहा है, जो कमाई है सबसे ज़्यादा पर्यटन से, यानी यह दुनिया के प्रमुख देश हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे अगर हमारे देश में देखोगे जैसे गोवा है, गोवा मुख्य रूप से पैसा कहाँ से कमाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा घूमने फिरने आते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर सैलानी आते हैं घूमने फिरने वाले, उससे उसकी बहुत ज़्यादा कमाई, यानी दुनिया के प्रमुख उद्योगों में से अगर देखोगे तो, और विकासशील देशों की तीसरी दुनिया में ऐसे कई राष्ट्रों के लिए क्या है, विकास का साधन है। यानी प्रेजेंट टाइम में ऐसे बहुत सारे राष्ट्र हैं, बहुत सारे भैया ऐसे देश हैं जो अब उनके डेवलपमेंट में, उनके विकास में, उनके जीडीपी में, यानी उनके ग्रोथ में अगर देखोगे तो पर्यटन यानी जो लोग घूमने फिरने आते हैं वो बहुत पैसा उससे उनको मिलता है, बहुत रुपए पैसे मिलते हैं, वही कह सकते कि उनके लिए क्या है, विकास का साधन है। स्मिथ ने अपनी बुक में, यानी जो स्मिथ हैं पर्यटन के एक कह सकते हैं कि रिसर्चर हैं, वह अपनी बुक में क्या कहते हैं कि प्रस्तावना बताते हैं पर्यटक को एक अस्थायी रूप से कार्य नियुक्त व्यक्ति के रूप में जो स्मिथ है, यानी कह सकते हो कि पर्यटन मानव विज्ञान के एक थिंकर जो है स्मिथ, ये कहते हैं कि हम पर्यटक को, यानी जो पर्यटन है उसको एक अस्थायी कार्य रूप से व्यक्त कर सकते हैं, यानी परिभाषित कहते हैं, यानी कार्य निवृत्त नहीं कह सकते हैं कि पर्यटन एक प्रकार का ऐसा है भैया, मान लो किसी ने अपने कार्य निवृत्त यानी छुट्टी ले ली है, उसके रूप में परिभाषित करते हैं जो स्वेच्छा में एक परिवर्तन का अनुभव करने के उद्देश्य से दूसरे, नहीं कह सकते कि स्मिथ बताते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है अपने कार्य निवृत्त, यानी जब वो काम से छुट्टी पाता निवृत्त होता है तो व्यक्ति को परिभाषित करते हैं जो स्वेच्छा से एक परिवर्तन का अनुभव करने के उद्देश्य से क्या दूसरी, यानी जो कह सकते हैं कि जो पर्यटक होता है वह क्या करता है भैया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या जाता है कि स्वेच्छा से, यानी कह सकते हो स्वेच्छा से एक परिवर्तन का अनुरूप है, जो क्या करता है उनको अनुभव करता है और दूसरी जगह पर जाता है। पर व्यक्ति को पर्यटन हेतु प्रेरित करने के लिए कई कारक हैं, यानी अगर आप देखोगे जो व्यक्ति है, जो लोग घूमने फिरने जाते हैं उनको जो पर्यटक, यानी जैसे हम कहीं पर घूमने फिरने जाते हैं तो हम मान लो कि जैसे कोई गोवा जाना चाहता है, कोई कहीं घूमने जाना चाहता है, तो ऐसी कोई ना कोई चीज़ होगी जो उसको वहाँ पर आकर्षित होगी, या उसने सुना होगा कि भाई फलानी जगह ऐसे है, फलानी जगह वैसा है। यानी क्या होती है कि व्यक्ति को पर्यटन प्रेरित करने हेतु बहुत कारण होती है कि भैया किसी को गोवा में बीच पर देखने जाना, किसी को समुद्र देखने जाना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो व्यक्ति को क्या करती हैं, आकर्षित करती है। इसके कई कारक हैं, लेकिन पर्यटन की नींव 3 स्तंभ है, यानी कह सकते जो पर्यटन है वह उसके 3 पिलर है, यानी कह सकते कि जो सैलानी जो लोग घूमने फिरने आते हैं उनके बहुत कारण हो सकता है, कोई किसी कारण से घूमने फिरने आता है, कोई किसी कारण से पर्यटन कर रहा, कोई शिक्षा के उद्देश्य से, कोई देखने के उद्देश्य से, कोई मौज मस्ती के उद्देश्य से, कोई हनीमून मनाने जा रहा है, कोई दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा है, कोई किसी के उद्देश्य से जाता है। लेकिन जो पर्यटन है अगर आप देखोगे तो क्या है, वह क्या है 3 प्रमुख स्तंभों पर टिका हुआ है कि अर्थात क्या है, सबसे पहले क्या है, पर्यटन क्या है, अवकाश का समय, यानी पर्यटन वो लोग ज़्यादा करते हैं जिनको भैया छुट्टी है, अवकाश छुट्टी मिल जाती है वो लोग प्लस क्या है, विवेकाधीन आय है, इसमें क्या होती है कि आय बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है, ठीक है। वैसे जो लोग अवकाश का समय होता है, ये छुट्टियां होती, छुट्टी मनाने के लिए पर्यटन बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा विवेकाधीन आय इसमें बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पर्यटन से ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, ठीक। तीसरा सकारात्मक स्थानीय स्वीकृति, यानी अगर कहीं की स्थानीय चीज़ को अगर स्वीकृति मिल जाती है, अगर मान्यता मिल जाती है तो लोग वहाँ पर घूमने फिरने बहुत आते हैं। ये 3 चीज़ें, यानी कई भैया लोगों के पास छुट्टी हो, ठीक है, दूसरा क्या है विवेकाधीन आय है, उनके पास पैसा हो, दूसरा राज्य भी जहां पर पर्यटन वहां पर उस पैसा भी कमाते हैं, तीसरा सकारात्मक स्थानीय स्वीकृति, यानी जहां पर लोग घूमने फिरने जाते हैं वहां से उनको कोई समस्या न प्रॉब्लम ना हो तथा वहां की स्थानीय उनको स्वीकृति मिल जाए। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी पर्यटन में ये 3 चीजें क्या है, अगर आप देखोगे अवकाश का समय होता है कि भाई छुट्टी यानी अवकाश जिसे हम बोलते हैं, विवेकाधीन आय, तीसरा सकारात्मक स्थानीय
स्वीकृति, ये 3 चीज़ें क्या है पर्यटन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट में इन्होंने क्या बोला है, पर्यटन यानी पर्यटन में 4 प्राथमिक तत्व होते हैं। यानी क्या होते हैं, जो पर्यटन होता है उसमें क्या होते हैं भाई मेरे 4 तत्व हैं। कौन कौन से तत्व शामिल हैं, यानी जो व्यक्ति अगर मान लो कोई इंसान घूमने जाता है, घूमने फिरने जाता है, तो उसके कारण क्या है। पहला क्या है, यात्रा की मांग। क्या भैया उसको लगता है कि वो घूमना फिरना चाहता हो, या यात्रा की मांग। पहला तत्व क्या है कि यात्रा की मांग। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो यात्रा की जरूरत है, घूम फिर आते हैं। दूसरा पर्यटन में मध्यस्थता। दूसरा कहते हैं पर्यटन क्या करता है, एक प्रकार की मध्यस्थता भी करता है। दूसरा गंतव्य प्रभाव, आने जाने का जो रास्ता उसका प्रभाव कैसा है। तीसरा प्रभाव की सीमा। ये सारी चीजें क्या, इसमें 4 तत्व शामिल हैं। ये 4 तत्व क्या करते हैं, पर्यटन यानी जो व्यक्ति घूमने फिरने आता है उसको आकर्षित करने में या उसको बुलाने में। यात्रा की मांग क्या होती है, ध्यान सुनिएगा। यात्रा की मांग का मतलब है अधिक यात्रा करने को सक्षम करने वाले आर्थिक, राजनीतिक तथा कह सकते जो सामाजिक यानी आर्थिक, राजनीतिक और जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक होते हैं। यात्रा की मांग का मतलब क्या होता है कि यात्रा करने में जो सक्षम कारक हैं, जैसे आर्थिक कारक है, राजनीतिक कारक है, सामाजिक कारक है और सांस्कृतिक कारक है। गंतव्य प्रभाव का मतलब होता है ऐतिहासिक बंधन, यानी कहीं पर घूमने फिरने जाते हैं उसकी ऐतिहासिक चीज़ें बहुत फेमस है, या वहाँ की जो पहुँच है, यानी लोग वहाँ पर कैसे पहुँच रहे हैं। राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता इसमें बोलते हैं। पर्यटन मध्यस्थता का मतलब कहता है यात्रा आपूर्ति, यानी वहाँ पर भैया कि जहाँ पर घूमने फिरने जा रहे हो वहाँ पर होटल कैसे है, आने जाने का रास्ता कैसे है, ट्रैवल कैसे करोगे, वहाँ आने जाने के लिए कोई एजेंट मिलेगा नहीं। ये सारी चीज़ें अगर रहती है ना तो पर्यटक जो यानी घूमने फिरने वाला है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। प्रभाव की सीमा और संबंधों की श्रेणी। लास्ट में क्या है, उसका प्रभाव कैसे है, उसकी श्रेणी किस प्रकार से। यहाँ पर जैसे आपको प्रभाव की सीमा और संबंधों की श्रेणी यहाँ पर बता रखी। यात्रा की मांग है, गंतव्य प्रभाव है, प्रभाव की मांग और सीमा श्रेणी है, पर्यटन की मध्यस्थता, होटल आपूर्तिकर्ता, किस प्रकार से चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जितना इंपॉर्टेंट है ना मैं उतना आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 1.2 के देखिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, पर्यटन मानव विज्ञान का इतिहास क्या है। ध्यान से सुनिएगा जितने भी लोग हैं। ठीक है, देखो पर्यटन मानव विज्ञान जो 1960 और 1970 के दशक में अध्ययन के एक अलग क्षेत्र में, यानी कह सकते हैं कि 1970 में और 1960 से 70 में क्या होता है कि पर्यटन जो होता है ये अलग से पढ़ाई करने के लिए या अध्ययन करने के क्षेत्र में। पहले पर्यटन क्या था कि इसका इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं था, अलग विषय नहीं था। लेकिन 1960 और 1970 के दशक में क्या हुआ कि ये अध्ययन करने के लिए अलग क्षेत्र बना, यानी अलग विषय हुआ। अकादमी और व्यवहारिक समाजशास्त्र दोनों में अपेक्षाकृत एक नई शाखा का, यानी एकेडमिक हो, पहले बात नहीं, जो अध्ययन होता है एक एकेडमिक अध्ययन होता है, चाहे व्यवहारिक मानव अध्ययन हो, चाहे एकेडमिक अध्ययन हो, चाहे मानव व्यवहारिक अध्ययन हो, दोनों में अगर आप बोलोगे तो इसकी एक नई शाखा। नई शाखा का मतलब होता है कि पर्यटन को एक चाहे एकेडमिक लेवल पर हो चाहे व्यवहारिक मानव शास्त्र हो, दोनों पर इसको नई शाखा यानी एक नए विषय के रूप में इसको माना गया। पर्यटन का मानव शास्त्रीय अध्ययन, यानी जो पर्यटन में मानव शास्त्रीय यानी मानव का जो अध्ययन है, पर्यटन के क्षेत्र में मानव शास्त्रीय जो अध्ययन है वह 1970 और 1980 के दशक में शुरू हुआ। यानी कह सकते हैं कि पर्यटन में भाई मेरे यही करें कि पर्यटन में मानव का जो अध्ययन किया जाता है वह 70 और 1970-1980 में इसका शुरुआत होती है। हो रहा प्रभावशाली रहा जब वेलन स्मिथ और मैकलेम क्रिक और डेनिस नेसन यानी क्या थे, इन्होंने क्या की, इसकी शुरुआत की थी। यानी कह सकते हैं कि पर्यटन में मानव शास्त्री जो अध्ययन होता है 1970 और 1980 के दशक में इसकी शुरुआत करती है और अन्य लोगों ने योगदान दिया जिससे लोगों का ध्यान इसमें आकर्षित रहा। यानी कह सकते हो कि 1970 और 1980 के दशक में मानव शास्त्रीय अध्ययन की शुरुआत की जाती है। पहले मानव विज्ञानी यानी कह सकते हैं पहले जो मानव वैज्ञानिक थे इन विषयों को जांच करने के लिए अनुचित, यानी पहले जो साइंटिस्ट थे, जो रिसर्चर थे, क्या होते जो मानव विज्ञानी होते थे, वह पर्यटन को यानी पर्यटन की जांच करने के लिए उनकी इच्छा नहीं होती, वो पसंद नहीं करते यार पर्यटन को कौन करेगा, पर्यटन भी कोई विषय है, ऐसे बोल देते थे। ठीक है, वो नहीं मानते थे क्योंकि पर्यटन को मानव शास्त्रियों ने खुद के करीब माना था। यानी पर्यटन को क्या माना था कि मानव शास्त्री मानते थे इसका अध्ययन करोगे ये तो बहुत हल्का है, ये तो बहुत इंसान के बहुत करीब है, इसमें भी कोई अध्ययन करेगा। तो पहले नहीं माना जाता था। जब वह किसी शोधकर्ता यानी फील्ड में होते थे ठीक है, जब वह किसी फील्ड में होते थे अगर वहाँ पर आप देखोगे जब वह किसी फील्ड में होते थे, यानी देखो कोई भी अगर मानव शास्त्री जब अध्ययन करता था तो उसको लगता था कि जो पर्यटन है
वो हमारे बहुत आसपास की चीज़ है, पर्यटन को अलग से अध्ययन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या पर्यटन को अध्ययन नहीं किया जाता। लेकिन बाद में क्या था, 1960 और 1970 के दशक में क्या होता है कि पर्यटन एक अलग से विषय बनता है, एक अलग से क्षेत्र बनता है और इसका भी अध्ययन शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखो, एक दशक बाद जब इस पुस्तक का दूसरा संस्करण हो गया तो पर्यटन मानव विज्ञान अधिक, यानी कह सकते कि जो इसमें स्मिथ है ना, उसने अपनी एक बुक लिखी थी। ठीक है, इसमें जो स्मिथ है इसने पर्यटन मानव विज्ञान को कह सकते हो कि एक अलग विषय, यानी अलग विषय दिलाने में इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया इन्होंने। ठीक है, और इसकी जब बुक आती है तो कह सकते हो पर्यटन जो मानव विज्ञान है वो बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ, और कह सकते हैं कि जो स्मिथ हैं इनका ही कह सकते बहुत बड़ा योगदान है कि जो हम पर्यटन को एक अलग विषय के रूप में या अलग सब्जेक्टों के रूप में इसको हम पढ़ रहे हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, पर्याप्त मानव शास्त्रीय वैधता हासिल, नहीं जो पर्याप्त मानव शास्त्रीय जो वैधता होती है, पर्यटन ने जब इसको हासिल कर ली तो द एनल्स ऑफ द टूरिज्म रिसर्च जैसी पत्रिकाओं के प्रकाशन के बाद, नहीं कह सकते कि टूरिज्म को लेकर के बहुत सारी, बाद में क्या होती है भैया कि टूरिज्म को लेकर के बहुत सारी पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, जिन्हें हम मैगजीन बोलते हैं। पर्यटन मानव विज्ञान अब कई पहलुओं तथा विषयों को शामिल करता है। नहीं, अब पर्यटन मानव विज्ञान है, अब उसका तो एक तो अलग से अध्ययन होता है, दूसरा जो पर्यटन मानव विज्ञान है उसमें क्या है, अब उसमें कई पहलू यानी कई फैक्टर जो होते हैं या कई विषय यानी अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं उसका लगातार क्या हो रहा है, अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है, फिलिप पियर्स जैसे विद्वानों ने पर्यटन को, यानी फिलिप पियर्स जैसे जो विद्वान हैं उन्होंने पर्यटन को सामाजिक मनोविज्ञान, यानी कह सकते हैं फिलिप पियर ने पर्यटन मनोविज्ञान को सामाजिक मनोविज्ञान में योगदान दिया, यानी उन्होंने योगदान दिया, तब जाके कह सकते हैं कि पर्यटन जो है वो अलग विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा। 1982 में ठीक है ग्रेवियन ने पर्यटन को पलायनवाद या आनंद चाहने वाला यंत्र के रूप में देखा था। यानी कह सकते हो कि कुछ लोग, यानी अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं जैसे ग्रेबनर क्या बताते हैं कि पर्यटन को पलायनवाद तथा आनंद चाहने वाले के रूप में इन्होंने देखा है 1977 में। ठीक है, नैसा ने का काम पर्यटकों तथा मेजबान आबादी के क्षेत्रों में संबंधों को, यानी कह सकते हैं कि 1977 में जो थिंकर थे, जो राइटर थे, उन्होंने क्या बोला कि जो पर्यटक है और जो मेजबान आबादी है इनके बीच में संबंधों को बताते हैं। यानी पर्यटन जो है एक बता के भैया कि जो घूमने फिरने वाले जो मेजबान है उनके बीच में संबंधों को लेकर के इस पर चर्चा की गई। ठीक है, धीरे धीरे कह सकते हो कि 1994 में उरी में सामाजिक मनोविज्ञान के जरिए से पर्यटन में प्रेरणा में एक अभिव्यक्त अध्ययन किया गया। यानी 1994 में क्या होता है कि पर्यटन में क्या था, एक व्यवस्थित अध्ययन, यानी कह सकते हैं 1994 में पर्यटन को लेकर के एक व्यवस्थित अध्ययन को शुरू किया गया था, यानी व्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, 1990 में। ठीक है, 1990 में बेवेसन ने पर्यटन और मेजबान संस्कृति का बाजारीकरण का अध्ययन किया था। नहीं कह सकते कि पर्यटन में सबसे पहले जो अध्ययन किया गया था, बाजारीकरण, यानी संस्कृति और बाजारीकरण का सबसे पहले अध्ययन किया गया 1966 में। कोहेन ने पर्यटन को, यानी 1966 में क्या था, जो कोहेन है उन्होंने पर्यटन का वर्गीकरण का अध्ययन किया। यानी 1966 में जो कोहेन नाम का एक थिंकर, उसने क्या बोला था कि पर्यटन का वर्गीय अलग अलग भागों में क्या उसने पर्यटन को बांट दिया। 1988 में क्या 188 में डैन ने अपने काम में यह प्रस्तावित किया था कि अनुसंधान को अस्थायी पर्यटन में योगदान, यानी जो अनुसंधान, यानी उन्हें क्या 1988 में कह सकते हो डैन ने बोला कि जो अनुसंधान है, जो रिसर्च है, उसको क्या करना चाहिए कि पर्यटन में योगदान देना चाहिए। ठीक है, इसको लेकर के इन अध्ययनों ने पर्यटन पर मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण में, नहीं कह सकते कि जैसे जैसे थिंकर जो होते हैं, जो मानव शास्त्री होते हैं, वह धीरे धीरे क्या करते हैं, जो पर्यटन है, पर्यटन का कह सकते हैं कि एक अलग विषय के रूप में और एक पॉपुलर विषय के रूप में उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान जाए या ज्यादा से ज्यादा लोग पर्यटन पर अध्ययन करें एक स्वतंत्र विषय के रूप में और एक कह सकते हैं रिसर्च टॉपिक के विषय के रूप में, यानी कह सकते हैं एक स्वतंत्र विषय के रूप में तथा एक रिसर्च विषय के रूप में कह सकते हो कि जो तमाम पर्यटन मानव विज्ञान के जो शास्त्री हैं जैसे स्मिथ हैं, इन सभी लोगों का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। तब जाके कह सकते कि जो पर्यटन है एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसका अध्ययन किया गया और एक रिसर्च का टॉपिक बना। यानी पर्यटन क्या है, एक रिसर्च का टॉपिक बना, इस पर लोग तमाम तरह के रिसर्च कर रहे हैं या पर्यटन को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। इससे पर्यटन को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है और अन्य लोगों के पर्यटन की चीजों को समझने में क्या हुई, बहुत ज्यादा मदद हुई है। यानी अब हम पर्यटन को क्या कर रहे हैं, अच्छे से समझ
पा रहे हैं या अच्छे से हमें जानकारी मिल रही है, एक स्वतंत्र विषय के रूप में। दूसरा, पर्यटन अब एक रिसर्च टॉपिक बनेगा, इस पर बहुत सारी रिसर्च होती है, बहुत सारी खोज होती है कि लोग पर्यटन क्यों करते हैं, क्यों आ रहे हैं, पर्यटन को बढ़ावा क्यों मिल रहा है, या अलग अलग देश जो है पर्यटन को इतने क्यों ज्यादा महत्व दे रहे हैं। इस पर तमाम तरह से आप कह सकते हो कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वह पर्यटन को अलग विषय के रूप में तो माना ही गया है, लेकिन अब ये रिसर्च भी इस पर बहुत ज्यादा किए हैं, जिसके कई सारे सकारात्मक भी हमें परिणाम देखने को मौजूदा समय में मिल रहे हैं। तो ये जितना था इंपॉर्टेंट था उतना मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा, नेक्स्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। पर्यटन के प्रभाव नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, इसमें एग्जाम में भी आता है आपके लिए, क्या रहेगा भैया, पर्यटन के प्रभाव बताओ। तो सबसे पहले देखोगे, इंपॉर्टेंट है, हाई इंपॉर्टेंट। देखो, पर्यटन के प्रभाव को पूरी तरीके से समझने के लिए इस क्षेत्र में बड़े बड़े अनुसंधान भैया कि पर्यटन का प्रभाव क्या है, यानी मानव पर या परिस्थितियों पर, यानी कह सकते कि हर किसी भी चीज पर पर्यटन का प्रभाव क्या पड़ा है। तो कह सकते कि पर्यटन को प्रभाव को समझने के लिए कह सकते कि पर्यटन के क्षेत्र में बड़े बड़े अनुसंधान हुए भैया, बड़े बड़े रिसर्च की गई है कि भैया कि पर्यटन पर क्या प्रभाव, पर्यटन से क्या प्रभाव पड़ा है। यद्यपि यह देखा गया है कि पर्यटन के सकारात्मक, यानी भैया कि जो पर्यटन है ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पड़ रहा है भैया, अच्छा भी हो रहा बुरा भी हो रहा है। नहीं कह सकते कि पर्यटन का क्या सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव है भैया, एक अच्छा भी है खराब भी है, दुख भी दे रहा खुशी भी दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का इसका प्रभाव पड़ा है। इसका मूल्यांकन अलग अलग लोगों के द्वारा, नहीं कह सकते जो अब भैया अलग अलग रोड रिसर्च करें तो कह सकते कि कोई पर्यटन को अच्छा बताएगा, कोई खराब बताएगा। वैसे जैसे हर चीज में होती है ना, हर चीज का प्लस माइनस है, तो वैसे घूमने फिरने का प्लस माइनस है, ठीक भाई। अगर कोई मान लो सिंपल है, सुनो, कोई तुमको मान लो तुम घूमने फिरने कहीं पर जाते हो, तो कोई बोलेगा नहीं नहीं बेटा घूमने फिरने जाना चाहिए, दुनिया देश देखना चाहिए, अच्छी बात है, ज्ञान बढ़ता है। लेकिन तुम्हारे घर वालों के पास, तुम्हारे घर का अगर कोई व्यक्ति बोले अरे इतना घूमने फिरना फिर मत करो, इतना घूमना नहीं चाहिए, पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है, पैसा बचाना चाहिए, तो वही कह सकते कि अलग अलग सोच है ना। वही मैंने आपको एग्जांपल दे दिया ना। तो कोई बोलेगा कि भैया घूमना फिरना चाहिए, अलग अलग देश देखो, दुनिया देखो, ज्ञान मिलेगा, अच्छी बात है। लेकिन कोई बोलेगा बेटा इतना ज्यादा घूमना फिरना अच्छी बात नहीं है, क्या किया करो, घूमने फिरने से पैसा ही तो खर्च होता है, पैसा बहुत मुश्किल से आता, नहीं घूमना चाहिए। तो वही मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल देकर बताया कि कोई इसी प्रकार से लोग यानी कह सकते हो कि पर्यटन को लेकर के जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनमें भी अलग अलग विचार हैं। कोई बताएगा कि भाई पर्यटन बहुत अच्छा है, कोई बताएगा कि दूसरे देश को पैसा बहुत ज्यादा मिलता है पर्यटन जो आते हैं, कोई बताएगा भैया पर्यटक आते तो जरूर हैं लेकिन हमारे देश की ना खुफिया जानकारी लेकर के चला जाता है। यानी इस प्रकार से मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं। नहीं, पर्यटन जो है वह सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव डालता है। इसका मूल्यांकन अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग प्रकार से किया गया, यानी अलग अलग जो साइंटिस्ट है अलग, और वास्तव में इसके प्रभाव में वांछनीय और अवांछनीय होने के रूप में काफी असहमति है। जो पर्यटन है उसके सकारात्मक प्रभाव पड़ा है या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, इसको लेकर के कई प्रकार के क्या हैं अभी असहमति बनी, यानी कह सकते हो कि अभी जो हमारे वैज्ञानिक है उनमें क्या है बहस का विषय बना हुआ है कि पर्यटन से सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है या नकारात्मक प्रभाव। तो पर्यटन का सबसे पहले हम आर्थिक परिणाम देखेंगे भैया कि पर्यटन का क्या है, आर्थिक परिणाम क्या है। देखो, पर्यटन के विकास के लिए प्रमुख प्रोत्साहन आर्थिक है, यानी पर्यटन जो बढ़ रहा है, पर्यटन का जो लगातार विकास हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा जो कारक है वो आर्थिक कारक है भैया, पैसा है बहुत, ठीक है। यह समझ लिया गया है कि पर्यटन आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए एक सशक्त लाभकारी है। नहीं, ये माना जाता है कि जो पर्यटन होता है यह आर्थिक और सामाजिक, एक तो पैसा बहुत ज्यादा देता है, दूसरे अपनी सभ्यता संस्कृति जो है सामाजिक परिवर्तन में, यानी कह सकते हैं जो पर्यटन है उससे पैसा तो आ रहा कि भाई हमारे देश में कोई घूमने फिरने आएगा, किसी के देश में अगर कोई पर्यटक क्षेत्र बन जाता तो वहां लोग घूमने फिरने, एक तो पैसा मिलेगा, दूसरा सामाजिक परिवर्तन, दोनों के कह सकते हो कि शक्तिशाली कारक बना हुआ, शक्तिशाली कारक बनकर के उभरा है। पहली बात तो ये। दूसरा क्या कह सकते हो कि पर्यटन उद्योग में यानी पर्यटन के द्वारा उद्योग ने रोजगार उद्यमशीलता गतिशीलता तथा संशोधित भूमि का उपयोग तथा आर्थिक संरचना, यानी कह सकती कि जो पर्यटन है एक प्रकार से उद्योगों को ये रोजगार देता है। यानी हमारे देश में कोई मान लो कि हमारे देश में जैसे गोवा पर्यटक क्षेत्र है, ठीक है, तो गोवा में जो लोग घूमने फिरने आएंगे तो क्या होगा भैया, लोग कुछ खाए पिएंगे, यानी कह सकते हैं हमारे रोजगार को। दूसरा, उद्यम गतिशील बनेंगे, यानी कह सकते हैं कि जो पर्यटक है इसे बहुत ज्यादा, यानी हमारी जो कंपनी इंडस्ट्री है इसमें गतिशीलता मिल रही है। कह सकती जो हमारी भूमि है उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग होता है। हमारे जैसे कोई कहीं पर पर्यटक क्षेत्र बन जाता है तो वहां पर लोग घूमने फिरने आएंगे, आस पास के लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प होती है, या रोजगार बढ़ेगा। रोजगार क्यों बढ़ेगा, जैसे बहुत कोई टूरिस्ट गाइड बन जाएगा, कोई होटल खोल लेगा,
कोई कुछ करेगा, कोई छोले चावल वहां जाकर, यानी अलग अलग वहां पर बेचते रहते हैं ना, यानी दुकान शॉप खोल कर, यानी कह सकते हैं जो भूमि होती है, पर्यटन बढ़ने से जो भूमि होती है उसका उपयोग हो जाता है और आर्थिक संरचना यानी कह सकते हैं आर्थिक लाभ भी बहुत ज्यादा होता है। अधिकांश अध्ययनों से उन आर्थिक लाभों पर जोर दिया, यानी अधिकांश जो अध्ययन है उसमें पता चला है कि पर्यटन से क्या होता है, आर्थिक लाभ होता है, इसलिए आर्थिक लाभों पर जोर दिया है। जो गंतव्य क्षेत्र है यानी जो आने जाने के रास्ते हैं, जो गंतव्य क्षेत्र में विशेष रूप से विकासशील, जो पर्यटक को बढ़ाने के लिए जो विकासशील देश हैं उनमें आमतौर पर आय का निम्न स्तर है, यानी जो विकासशील देश हैं, ठीक है, जो विकासशील देश हैं उनमें जो आमतौर पर आय देखोगे तो उनमें बहुत कम है, उनके पास पैसा बहुत कम, निम्न स्तर है। धन और आय का असमान वितरण है, यानी उन देशों में क्या धन और आय सही नहीं है। बेरोजगारी उन देशों में उच्च स्तर पर है। कृषि और निर्वहन जो गतिविधियां हैं उन पर भारी निर्भरता रहती है को प्राप्त है। आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन ने बहुत ही बहुमूल्य, यानी आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन जब किया बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आगे जाकर के पर्यटन विकास में निर्माण में कह सकते हो कि बहुत सहायता करता है। यानी पर्यटन को अगर आप देखोगे तो तमाम देश जो है, जो विकासशील देश है उनके यहाँ पर गरीबी है, भुखमरी है, यानी कह सकते हैं कि उनके देश में बहुत ज्यादा समस्या है। लेकिन अगर उनके देश में अगर पर्यटन बन जाता है, यानी पर्यटन जो है वह कह सकते हो कि आर्थिक रूप से क्या है, पर्यटन जो है अगर पर्यटन का अगर हम आर्थिक मूल्यांकन करते हैं तो क्या है, बहुत ज्यादा लाभकारी है, यानी विकास नीतियों के निर्माण में क्या है, सहायता प्रदान करता। कई विकासशील देशों ने दूरस्थ स्थलों ने जिन्हें पर्यटक स्थल के रूप में खोल दिया गया। नहीं, अगर देखो जितने भी विकासशील देश हैं वो क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने देश में पर्यटक स्थल बना रहे हैं या पर्यटक को स्थल को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो पर्यटक जो सैलानी आते हैं वह एक बहुत बड़ा कह सकते हैं जीडीपी, यानी पैसा उनसे बहुत ज्यादा, इसलिए जितने भी विकासशील हैं उनके जो दूर दूर के स्थल हैं जिन्हें पर्यटक स्थल के रूप में खोला गया, यानी अब जितने भी देश हैं क्या भैया वो धीरे धीरे क्या गए अपने पर्यटक क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके, यानी ज्यादा से ज्यादा उनको देखो। अब जैसे मैं गोवा है, गोवा का जो राज्य है, गोवा राज्य की जो इनकम कहां से है, गोवा में लोग घूमने आते हैं, इससे हो रही। ऐसे बहुत सारे जो देश हैं छोटे छोटे, जैसे मालदीव है, टापू देश है, बहुत सारे जो दुबई दो देश है, दुबई में बहुत सारे जो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जो सुंदर सुंदर देश हैं जो समुद्र के किनारे टापू में बसे हुए ना, उन देशों में कह सकते हैं पर्यटक से बहुत ज्यादा पैसा आता है, यानी उसी से यानी पर्यटक, यानी जो पर्यटक क्षेत्र है ये आर्थिक बहुत बड़ा क्षेत्र बना, यानी राज्य की। अब जैसे मैं बात करूँ, जैसे आपने यूपी का नाम सुना होगा, यूपी सरकार जो है ना, जैसे सुना होगा यूपी में क्या है, ताजमहल है। ताजमहल से उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत पैसा कमाती, क्योंकि दुनिया भर के लोग ताजमहल नहीं कह सकते, उत्तर प्रदेश की आय का एक साधन है जो ताजमहल टूरिस्ट बन गया, यानी पर्यटन जो कह सकते कि राज्यों की आय बढ़ाने का एक बहुत बड़ा साधन मिल गया है। ठीक है, ये क्या है, दूसरा क्या है खोला है, विशेष रूप से रोजगार की पद्धति में आर्थिक बदलाव। नहीं देखो, एक तो क्या, दूसरा रोजगार को, पर्यटन जो है रोजगार को बढ़ाता है। अब जैसे कहीं पर जैसे पर्यटन बढ़ता है तो वहां पर गाइड होंगे, आसपास दुकानें बढ़ेंगी, दुनिया भर के काम, यानी कह सकते हैं जो पर्यटन है वह आर्थिक लाभ देता है। दूसरा क्या करता है, रोजगार में भी, यानी रोजगार की पद्धति में क्या आर्थिक बदलाव देखा है, क्योंकि पर्यटन एक मानव श्रम सेवा देता है, यानी उद्योग, यानी जो पर्यटन है एक श्रम गहन सेवा उद्योग है, इसीलिए बड़ी संख्या में अर्धकुशल तथा अकुशल श्रमिकों को रोजगार। जो पर्यटन है इसमें क्या है भैया, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों प्रकार के वर्कर जो होते हैं उनको नौकरी मिल जाती है। यानी देखो पर्यटक में जो होता है कि भाई उसमें पढ़े लिखे जो आदमी होगा वो भी पर्यटन के क्षेत्र में लग जाएगा, जो अनपढ़ होगा वो भी, यानी कह सकते हैं पढ़े लिखे लोगों को और अनपढ़ दोनों प्रकार के लोगों को कह सकते हैं कि पर्यटन जो है उसमें रोजगार देता है। जो थोड़े से प्रशिक्षण के साथ आतिथ्य उद्योग में पर्यटन गाइड, नहीं कह सकते कि बहुत सारे लोग कि थोड़ा सा पढ़ लिख कर क्या टूरिस्ट गाइड बन जाते ना, अगर मान लो कि किसी को टूरिस्ट गाइड बनना है बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगी, यानी कह सकते थोड़ी सी पढ़ाई करके क्या कर सकते हैं कि हम टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं, टूर ऑपरेटर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टर बन सकते हैं, यानी लोगों की ले जाने बस ड्राइवर वगैरह बन सकते हैं, यानी ट्रांसपोर्टर हो सकते हैं। कई किसान और मजदूरी करने वाले लोग शहरी क्षेत्रों में पर्यटन में अधिक लाभप्रद रोजगार पाने के लिए कृषि कार्यों को छोड़ देते हैं। नहीं बहुत सारे लोग क्या है कि भैया कि उनको लगता है कि पर्यटन में अधिक लाभ है, इसलिए बहुत सारे जो गांव के लोग हैं वह क्या करते हैं कि वो कृषि खेती, अगर मान लो जैसे मानतू जैसे आगरा है, आगरा के जो आसपास के लोग हैं, आगरा के आसपास के गांव के लोग हैं वो खेती सोचते हैं नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग घूमने फिरने आते हैं उनको रूम पर कमरा दे करके, या मान लो कि जैसे तुम्हारे इलाके में कोई एक पर्यटक बहुत बड़ा क्षेत्र खुल गया तो क्या होगा कि आसपास के लोग घूमने फिरने आएंगे, कोई रूम लेगा, कोई कमरा लेगा, तुम वहाँ दुकान खोल सकते हो, उससे नहीं कह सकते हो कि जो पर्यटक है वह आसपास के लोगों को आय का भी बड़ा साधन है। दूसरा जो राज्य होगा, राज्य की भी आय का क्या है, पर्यटन जो है वो बहुत बड़ा आर्थिक क्षेत्र
क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कह सकते हैं कि अकुशल, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड जितने लोग हैं सबको रोजगार देने में क्या है, इसकी एक बड़ी भूमिका है। अगर आप देखेंगे बहुत लॉन्ग टर्म भूमिका इसको हम देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताएंगे, देखो क्या कह रहे हैं, कृषि से पर्यटन में होने वाले रचनात्मक परिवर्तन, यानी जो कृषि है उससे क्या हो गया, यानी जैसे जैसे जिससे जब से पर्यटन बढ़ा ना तो इसको क्या है, कृषि जो है उसमें चेंज आया, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी जब से पर्यटन बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। भूमि उपयोग पद्धति में परिवर्तन, नहीं कह सकते कि अब ज़्यादा जो भूमि है वह खेती के नहीं पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। देखो मानव शास्त्रीय अध्ययनों से पता चला है, यद्यपि इसने दिहाड़ी मजदूरों के आवासों, नहीं कह सकते पर्यटन जो है, जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनको तो नौकरी देता है, उनको रोजगार का तो सृजन किया है, यानी कह सकते दिहाड़ी मजदूरों के क्या रोजगार का अवसर तो पर्यटन से बहुत मिला है। लेकिन इसने कृषि और जो निर्वाह गतिविधि है, यानी कह सकते जो खेती है, जो लोग खेती करते हैं या जो लोग खेती पर निर्भर हैं उनकी जो गतिविधि है वो धीरे धीरे कर रहे हैं। यानी लोग कह सकते हैं कि जो जैसे मान लो अगर कोई पर्यटक स्थल बन जाता है, टूरिस्ट बन जाता है, तो उसमें क्या जो सरकार होती है बहुत सारे लोगों की ज़मीन ले लेती है, उसको पर्यटक ये बना देती है या आसपास के लोग कुछ करें। नहीं कह सकते कि जो पर्यटन है, पर्यटन से कह सकते हैं नौकरी तो मिल रही है, जो दिहाड़ी मजदूर है उनको नौकरी मिल जाती है। लेकिन जो लोग खेती करते हैं और इससे कह सकते हैं कि खेती योग्य जो भूमि है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। ये क्या नेगेटिव पॉइंट रहेगा, यहाँ ये नेगेटिव पॉइंट रहेगा। दूसरा क्या लिखोगे यहाँ से, क्योंकि पॉजिटिव लिखना नकारात्मक लिखना आप, ठीक है। पर्यटन के लिए भूमि की, यानी जो पर्यटन है वो भूमि की प्रतिस्पर्धा को बहुत बड़ा, जैसे मान लो कि अगर तुम्हारे इलाके में अगर कोई पर्यटक स्थल बन जाए ना तो आसपास की जो ज़मीनें होंगी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके इलाके में, जैसे मान लो कि अगर आपके इलाके में कोई एक बड़ा पर्यटक स्थल बन जाए तो वहाँ उसके आसपास की जो ज़मीनें होंगी क्या होगी, यानी पर्यटक भूमि की क्या स्पर्धा को बढ़ा देते हैं, यानी भूमि की जो मांग होगी, यानी बहुत महंगी ज़मीन हो जाएगी। अगर किसी इलाके में भैया अगर पर्यटक स्थल बन जाता तो आसपास के इलाकों की ज़मीन होगी, भूमि उसकी दाम बढ़ जाएंगे, ठीक है। भूमि की कीमतें बढ़ाता है और भूमि का विखंडन में भी, यानी कहते हैं कि जहाँ पर पर्यटक स्थल बनता है आसपास की ज़मीन बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। दूसरा, वहाँ की जो भूमि होती है वो बहुत ज़्यादा खरीदी जाती, बेची जाती है, वह कृषि योग्य नहीं बल्कि एक व्यापारिक भूमि बन जाती है। उदाहरण के लिए पर्यटन के कारण क्या है, यानी जब पर्यटन बढ़ता है तो किसी इलाके में जो अचल संपत्ति है, अचल संपत्ति का मतलब होता है जैसे खेत हैं, कोई किसी के खेत हैं, किसी के बागान हैं या किसी का घर है, ये इसकी जो संपत्ति होती है इसकी कीमत बढ़ जाती है। जैसे तुम्हारे इलाके में अगर कोई पर्यटक स्थल बन जाए ना तो अगर उस पर्यटक स्थल, तुम्हारा जो खेत होगा ना, अगर जब पर्यटक स्थल तो 2 लाख का खेत था, लेकिन जब वहाँ पर पर्यटक स्थल बन जाए तुम्हारा कितना 1 करोड़ का पहुँच जाएगा। मान लो कि तुम्हारे गाँव में तुम्हारा एक खेत है, ठीक है, एक जगह पर वो पर्यटक स्थल, तो तुम्हारे जो खेत की ज़मीन की अगर कीमत 50 लाख होगी ना तो पर्यटक स्थल बनने के बाद तुम्हारी ज़मीन की कीमत कितनी हो जाएगी, 1 करोड़ हो जाएगी। यानी कहने का मतलब जब पर्यटक स्थल कहीं पर बन जाता है तो आसपास की जो ज़मीनें होती है उसके रेट यानी उसकी कीमतें, यानी अचल संपत्ति बहुत ज़्यादा, उसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। जो स्थानीय लोग हैं जो संपत्ति खरीदने का इरादा रखते हैं उनको कठिनाई होती है। यानी कह सकते हैं कि पर्यटक स्थल अगर कहीं पर बन जाता है तो आसपास की ज़मीनें जो बहुत महंगी हो जाती हैं और अन्य लोगों को इस प्रकार से खरीदने में कभी बहुत ज़्यादा कठिनाई का भी सामना करना पड़ता। तो इसके पर्यटन के क्या वही है, पॉजिटिव पॉइंट देखा, उसी प्रकार हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट पे। तो भाई हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट रहेगा कि सामाजिक परिणाम, नहीं पर्यटन का सामाजिक परिणाम क्या है। ये जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। देखो पर्यटन के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव पर शोध 3 अलग अलग श्रेणी में, यानी जो पर्यटन पर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव किस प्रकार पड़ा है इसके क्या किए गए हैं, 3 अलग अलग शोध, यानी 3 प्रकार के भैया अलग अलग रिसर्च किए गए हैं। चलिए उन तीनों रिसर्चों को हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या की गई, जैसे पर्यटक, देखो यह शोध पर्यटकों की गतिविधि, यानी पर्यटक जो शोध है यह शोध पर्यटक की जो गतिविधि, यानी जो आता है जाता है उसकी पर्यटक जो घूमने फिरने आते हैं उनकी गतिविधि, उनकी प्रेरणाओं, उसका दृष्टिकोण क्या है भैया, कैसे सोचता समझता है, उसकी किस प्रेरणा से घूमने फिरने प्रेरणाओं को, अपेक्षा उसकी यानी जो घूमने फिरना उसकी अपेक्षाओं का तथा उसके अनुरूप क्या यानी क्रय निर्णयों की मांग को केंद्रित करें। यानी जो पर्यटक है, पर्यटक में ये देखा जाता है भैया जो घूमने फिरने आया है उसकी गतिविधि किस चीज़ से प्रेरित होकर के घूमने फिरने आके प्रेरणा
उसका दृष्टिकोण कैसा है, वो कैसे सोचता समझता है, या जहाँ पर घूमने फिरने आया वहाँ से अपेक्षा क्या है, इन सभी के अनुरूप क्या है, निर्णयों की मांग करने पर केंद्रित होकर किस करे। दूसरा मेजबान, मेजबान का मतलब होता है कि जहाँ पर वो घूमने फिरने गए वहाँ के लोगों की, देखो गंतव्य क्षेत्रों के निवासी, यानी जैसे हम कहीं पर जैसे मेजबान दे सके, जैसे मान लो कि अमेरिका, मान लो चीन का कोई हमारे देश में घूमने फिरने आया तो हम लोग मेजबान हैं, ठीक है। तो गंतव्य यानी जो आने जाने का जो क्षेत्र था उसका आने आया जो वहाँ के निवासी सेवाओं को प्रदान करने में लगे श्रम, क्योंकि मान लो कि जैसे कहीं पर क्या वो जो आया है व्यक्ति जो वहाँ पर जो सेवा ले रहा है उसके लिए कितना श्रम है, और पर्यटन उद्योग में स्थानीय लोगों का संगठन कैसे, जो पर्यटन उद्योग होता है क्योंकि उसमें जो स्थानीय लोग होते हैं उसकी उनकी बड़ी भूमिका, कहीं पर भी अगर पर्यटन स्थल बनता है तो आसपास के जो निवासी हैं उनका स्थानीय संगठन कैसे, वो लोग कैसे उस चीज़ को देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या रहेगा, पर्यटक मेजबान, यानी जो पर्यटक है और जो मेजबान है, यानी जहाँ पर जो पर्यटक तो हो गया भैया जो गया है, और वहाँ के जो लोग हैं उनमें किस प्रकार के अंतर संबंध है उनको देखेगा। क्या है, मेजबान और अतिथियों, यानी जो मेजबान है, जैसे मान लो कि हम कहीं पर गए हैं, जैसे हम लोग अमेरिका गए तो हम क्या लोग क्या हैं, क्या पर्यटक हैं, और अमेरिका के लोग क्या मेजबान होंगे। यानी जो पर्यटन है, मेजबान जो होता है, जो पर्यटक होता है उसके संबंधों को भी बताता है। मेजबान और अतिथियों के बीच संपर्क की प्रकृति कैसी है, अनुसंधान तथा उन दोनों के बीच में संपर्क कैसा है, ये सारी जो चीजें हैं सामाजिक सांस्कृतिक जो चीजें अध्ययन होती हैं उन्हीं अध्ययनों से कह सकते हो कि पता चलता है। ठीक है, देखो पर्यटन के सामाजिक परिणाम मूल रूप से, यानी जो पर्यटन के जो सामाजिक परिणाम है वह मूल रूप से उन तरीकों की गणना करनी, यानी पर्यटन का जो सामाजिक परिणाम है उन चीज़ों की गणना करता है जिनमें पर्यटन प्रणाली में मूल्य प्रणाली, पर्यटन में क्या देखता है कि किसी भी चीज़ का मूल्य कितना, मूल्य प्रणाली, व्यक्तिगत व्यवहार, यानी कि भैया कि जैसे कहीं पर पर्यटन क्षेत्र है वहाँ पर किसी भी वस्तु का दाम कितना है, वहाँ के व्यक्तिगत लोगों का व्यवहार कैसा है, वहाँ की पारिवारिक संरचना कैसे, यानी वहाँ के लोग कैसे हैं, उनकी लाइफ कैसे है, उनकी पारिवारिक संरचना कैसे है, उनके रिश्ते में परिवर्तन किस प्रकार का है, या वहाँ के लोगों की जीवन शैली कैसे है, उनमें नैतिकता कैसे है, उनमें आचरण कैसे है, या वहाँ के लोग कैसे पारंपरिक समारोह को या सामुदायिक संगठनों में योगदान है, इन सभी चीज़ों का क्या करता है के नज़रिए से अध्ययन करता है। मेजबान पर्यटक का आमना सामना बहुत ही कम समय के लिए होता है। देखो अगर कहीं किसी देश में अगर तुम लोग घूमने फिरने जाओगे ना तो वहाँ के लोगों से तुम्हारा आमना सामना बातचीत बहुत कम होगी, अब बहुत ज़्यादा होती नहीं, कि कोई भी व्यक्ति अगर जैसे मान लो कि जैसे तुम गोवा घूमने गए हो तो गोवा के लोगों से बातचीत थोड़ी ज़्यादा करते हो, तो इतना तो नहीं थे। वही कह रहे हैं कि भैया जो मेजबान जो पर्यटक होता है उसका आमना सामना बहुत ही कम समय के लिए होता है, अक्सर सतही होता है। सतही का मतलब बहुत ही कम होता है, मिले हलो आया लो नहीं, बात ही नहीं करते ज़्यादा लोग, उनके बीच जो संचार जो बातचीत होती है उसकी गहराई में, जो कहीं पर अगर घूमने फिरने जाता है तो वहाँ के लोगों से संपर्क होता नहीं है, बीच में कह सकते कि बहुत ज़्यादा गहराई बहुत समय के लिए नहीं होता, बहुत गहराई की कमी होती है। मुख्य रूप से पर्यटक बस्ती तक सीमित होता है, यानी जो पर्यटक होता है जैसे आप कहीं पर घूमने फिरने जाओगे ना तो वहाँ के शहरों तक ही जाओगे, गांव में थोड़ी कोई जाता है, होटल या स्पोर्ट तक ही प्रकृति रहती है। यानी जब कहीं पर कोई घूमने फिरने जाता है तो होटल या रेस्टोरेंट जो रहेगा जहाँ पर घूमने फिरने का होटल में रहेगा, जहाँ पर घूमने वहाँ पर नहीं कह सकती कि वहाँ के लोगों से बहुत ज़्यादा वो मिलता जुलता नहीं है। ठीक है, पर्यटक मेजबान बातचीत सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, नहीं जैसे अगर कोई व्यक्ति कहीं पर घूमने फिरने गया है तो वहाँ पर जो पर्यटक है, जो वहाँ का मेजबान, वहाँ के लोग उनके बीच में जो बातचीत होगी वह नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है। मान लो कहीं पर कोई व्यक्ति घूमने गया, वहाँ की चीज़ें उसे अच्छी लग रही हैं तो भैया उन लोगों को उससे सकारात्मक, अगर उसको चीज़ें अच्छी नहीं तो जो कह सकते हैं जो पर्यटक है जो मेजबान है उसमें जो बातचीत होगी वो भैया पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। मान लो कि जैसे हम लोग कहीं पर पाकिस्तान घूमने गए हैं, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर नेगेटिव बोल देंगे भाई पाकिस्तान अच्छा नहीं है, तो जब मान लो कि अगर जैसे हम कहीं पर और गए, जैसे मान लो कि हम अमेरिका घूमने गए तो हम लोग क्या बोल देंगे, अमेरिका बहुत अच्छा, अमेरिका के देश बहुत अच्छे, सड़कें बहुत अच्छी। नहीं कह सकते कि जो पर्यटन होता है जहाँ पर कोई घूमने फिरने जाता है, अगर उस देश के और जो घूमने गया है वो देश आपस में दोनों जो बात करते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। जो मेजबान अतिथि है, मेजबान जो पर्यटक है, जो मेजबान जो अतिथि है कि बातचीत का प्रभाव वाले कारक, यानी जो मेजबान जो अतिथि है दोनों में जो बातचीत होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। ठहरने की अवधि, यानी कह सकते हैं कि जो मेजबान है, जो लोग घूमने फिरने जाते हैं, अगर उनके लोगों से उनकी बातचीत होती है तो बातचीत होने का कारण क्या होगा, जैसे वो जहाँ पर रुका है अगर ज़्यादा समय के लिए रुकेगा तब बातचीत होगी। मान ले अगर तुम कहीं पर घूमने फिरने गए 15-20 दिन के लिए रुकोगे तो वहाँ के लोगों से बातचीत होगी, अगर ज़्यादा टाइम के लिए जाओगे तब वही होगी। ठीक है, पर्यटकों का भौतिक लगाव, अगर मान लो कहीं पर जो पर्यटक है, अगर वहाँ के जो होटल के लोग हैं, अगर उनकी भौतिक लगाव तुमसे बहुत ज़्यादा है, अगर तुम वहाँ की भाषा जानते हो या लैंग्वेज जानते हो तब जाकर के उन लोगों से क्या करोगे,
तुम बातचीत करो। जैसे मान लो कि तुम कहीं पर घूमने गए हो, अगर वहाँ की लैंग्वेज आती है तो तभी तुम उनसे बातचीत करो। यानी कह सकते हो कि अगर कहीं पर तुम घूमने फिरने गए, बहुत लंबे समय तक रुकते हो, या वहाँ के लोगों के प्रति तुम्हारा बहुत लगाव है, या लोग तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, या वहाँ की तुम्हें भाषा आती है, तब जाकर के रीजन होता है कि अगर कोई घूमने फिरने गया तो वहाँ के लोगों से बातचीत करें, तभी बातचीत या संभव हो सकती है। ठीक है, यानी इसमें इसी बात को ही बताया गया है। ठीक है, अगला देखो क्या है, मेजबानों और अतिथियों के बीच संपर्क कैसे बनते हैं। यानी जो मेजबान होता है, जो लोग घूमने गए हैं मेजबान, ठीक है, जो लोग घूमने जाते हैं और वहाँ के यानी जो मेजबान जो अतिथि होते हैं उनके बीच में संपर्क कैसे बनते हैं और वह समय के साथ कैसे बदलते हैं। यानी उनके संपर्क समय के साथ कैसे बदलते हैं, पर्यटन के मानव शास्त्रीय अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जो पर्यटन में जो अध्ययन होता है, इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है कि जो पर्यटक है, जो मेजबान है और जो अतिथि है, उन दोनों में कैसे बातचीत होती है, कैसे संबंध बनते हैं, और उनमें जो संबंध जो बातचीत कैसे बदल जाती है। मानव शास्त्री जो अध्ययन करते हैं उनके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो लोग जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से उनमें आपस में बातचीत होती है, किस प्रकार से बदल जाते हैं, या मानव शास्त्र के लिए अब जो मानव शास्त्री हैं उनके लिए क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, क्या बता रहे हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ से देखो, एक तरफ जो पर्यटन है व्यवसाय लाता है। यानी जैसे मान लो कि जैसे कोई पर्यटन जो आता है, यानी जैसे मान लो कि हमारा क्षेत्र है, अगर पर्यटक आते हैं तो क्या होगा, ये व्यवसाय लगा भैया कि किसी इलाके में अगर पर्यटन क्षेत्र बढ़ता है तो व्यवसाय बढ़ेगा। सिंपल सा बात है, पर्यटन क्या है, एक तरफ क्या करता है, यह व्यवसाय लाता है। इसी प्रकार मेजबान जो है, मेजबान आबादी के लिए रोजगार, यानी मेजबान जो आबादी है, जैसे कहीं पर पर्यटन जब बढ़ेगा तो वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए क्या होगी, उस आबादी के लिए क्या रोजगार के क्या होंगे, अधिक अवसर प्रदान करता है। क्या है, जैसे कहीं पर पर्यटन बढ़ता है तो वहाँ के लोग यानी जो मेजबान लोग हैं उनकी आबादी के लिए क्या होगा, रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा। ऐसे कई अन्य कारक हैं जो विभिन्न संस्कृतियों या उप संस्कृतियों से आने वाले अजनबियों से परस्पर क्रिया की जटिल प्रक्रिया को प्रभावित होते हैं। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जहाँ कहीं पर अगर कोई व्यक्ति घूमने जाता है ना, क्या कई बार वहाँ के व्यक्तियों से बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है, बहुत ज़्यादा। पर कई बार तुमने देखा होगा ना, ऐसे मैंने बहुत सारा टीवी में देखा है, जैसे कोई ना, जैसे हमारे देश में आता है ना, जैसे मथुरा वृंदावन में ऐसे बहुत सारे अंग्रेज मैंने देखा, ऑस्ट्रेलिया से हैं, ब्रिटेन से हैं, जर्मनी से हैं, आए हैं, यहीं के होके रह गए, बहुत बिरले लोग होते हैं। यानी कह सकते कई बार जो पर्यटन होते हैं इतना ज़्यादा आकर्षित कर देता है ना कि वो लोग संस्कृति इतनी ज़्यादा रस बस जाती है कि लोग कई बार जाते भी नहीं। यानी कह सकते ऐसा भी पर्यटन का प्रभाव हो सकता है। यानी जो पर्यटन का प्रभाव है क्या है, अजनबी यानी जो प्रक्रिया, वो एक तो जटिल प्रक्रिया को प्रभावित करता है। कई बार आती हैं, जैसे अतिथि के प्रवास की अवधि, दृष्टिकोण, अपेक्षाएं, पर्यटन के अनुरूप मौसम, यानी आदि सीमांत आदि चीज़ों में क्या करता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यटन जो है वो बहुत, जैसे आप कहीं पर घूमने फिरने गए हैं तो जैसे कई बार होता है कहीं पर हम घूमने फिरने जाते हैं ना, तो हमको अच्छा नहीं लगता तो हम जल्दी लौट आते हैं। कई बार हमें बहुत अच्छा लगता तो हम 1-2 दिन ज़्यादा रुक जाते हैं, या वहाँ पर ज़्यादा घूम फिर लेते हैं, वहाँ के लोगों से ज़्यादा बात कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई वहाँ का कहीं पर हम घूमने फिरने गए, वहाँ का देश इतना अच्छा लगे, लोग वहीं पर रह जाते हैं। जैसे मैंने टीवी में देखा ना, बहुत सारे लोग पता नहीं कहाँ से घूमने फिरने आते हैं। मथुरा वृंदावन में मैंने देखा है कि बहुत सारा अंग्रेज रहता है। ठीक है, वही बता रहा हूँ कि वो लोग यहाँ पर हिंदी बोल रहे हैं, तो वही कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा उनको संस्कृति सभ्यता लोगों को भा जाती है कि लोग वहीं के होकर के रह जाते हैं। यानी एक प्रकार से संस्कृति कल्चर, यानी पर्यटन के द्वारा जो संस्कृति कल्चर है, ये भी एक प्रकार से आदान प्रदान होता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको जरूर लिखना। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट में रहेगा, भाषा को देखते हैं। ठीक है, देखो यानी भाषा पर्यटन। ठीक है, ध्यान देखो, नूनेज ने बताया है कि भाषाई अभिरुचियाँ जिसमें आमतौर पर कम साक्षर मेजबान आबादी कई द्विभाषी विद्वानों का निर्माण करती है। यानी कह सकते जो पर्यटन होता है, पर्यटन से क्या होता है कि जो मेजबान होता है, ठीक है, जो मेजबान है, जैसे मान लो सिंपल से कह रहे हैं कि भैया जैसे हमारे देश में क्या है, आगरा जैसे बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है, तो आगरा के आसपास के जो लोग हैं, ये जो आगरा में लोग, क्या होगा, वो 2 भाषा उनको सीख लेंगे। क्या करता है कि भाषा, यानी भाषा को सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे मान लो कि मैं आगरा में रहता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे मैं रहता नहीं हूँ, मैं रोहतक में रहता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं आगरा में रहता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा कि मैं ना, अगर मैं 2 भाषा अगर सीख लूँगा ना, तो क्या होगा, मैं टूरिस्ट बन जाऊँगा। ठीक है, टूरिस्ट गाइड बन जाऊँगा, क्या जो घूमना फिरना है उसको बताऊंगा। ये यही कह सकता है कि भैया जो पर्यटक होता है कि आमतौर पर कम साक्षर मेजबान आबादी को द्विभाषा व्यक्तियों का निर्माण करती है। क्या होती है, जैसे मान लो कि जैसे हमारा देश, जैसे गोवा है, गोवा के जो लोग होंगे ना, वो 2 भाषा को बड़ी जल्दी सीख जाएंगे। या तो कई बार क्या हो सकता है कि वो
टूरिस्ट गाइड बनने के उद्देश्य से दो भाषा सीख सकते हैं, या कई बार ऐसा हो सकता है जैसे किसी देश में कोई पर्यटक स्थल है, वहां पर अगर अन्य लोगों भाषा के लोग घूमने फिरने आते हैं ना, तो दो भाषा के लोग वहां पर सीख जाते हैं, क्योंकि वो लोग बोलेंगे ना। यानी कह सकते हैं जो पर्यटक है वह जो मेजबान देश होता है उन देशों में कह सकते हैं वो देश लेके आकर दो भाषा को बड़ी आसानी से सीख जाते हैं, इस भाषा का निर्माण कर देता है। वही बता रहा हूँ, जैसे गोवा के लोग हैं बहुत सारी भाषा आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग देश के लोग वहां पर घूमने आते हैं। उसी प्रकार से जैसे आगरा है, यूपी में आगरा है, तो आगरा के लोग भी दो भाषा जल्दी सीख सकते हैं, या कई बार इससे भी आकर यानी सीख सकते हैं ना, कि जैसे वहां पर कोई आए तो ये बहुत जल्दी निर्माण करती है। पर्यटक उन्मुख समुदाय या देश में द्विभाषी व्यक्तियों के समूह को आमतौर पर पुरस्कृत किया जाता है। यानी जो पर्यटक जो क्षेत्र होते हैं, जो पर्यटक यानी जहां पर मेजबान जो देश है, जो पर्यटक जहां पर लोग जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि जो वहां के व्यक्ति दो भाषा बोलते हैं, जैसे एक कोई अपने देश की भाषा या किसी अन्य देश की भाषा बोलते हैं, तो उन लोगों को पुरस्कृत भी किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि पर्यटन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जैसे मान लो कि हमारे देश में क्या है कि आगरा पर्यटक का बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, और आगरा के लोग मान लो कि दूसरी भाषा सीख लेते हैं, किसी को मान लो किसी को इंग्लिश आती है, मान लो कि चीनी आती है, रसियन आती है, जैपनीज आती है, तो इससे क्या होगा कि वहां पर अगर जैसे चीन का, रूस का अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो बहुत बेहतर रहता है। एक तो क्या जो मेजबान देश होता है वह दो भाषा आसानी से सीख सकता है। अगर वहां पर अगर कोई समुदाय दो भाषा बोलता है, दो भाषी समुदाय होता है, तो वहां पर आमतौर पर उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। वहां के लोग उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, भैया अच्छी बात है तुम्हें दो भाषा आती है। इससे क्या होगा कि दूसरे देश का लोग आएगा तो तुम समझा दोगे कि फलानी चीज नहीं क्या है, नहीं तो हम लोग अपनी भाषा में बोलते रह जाएंगे, समझा नहीं पाएंगे। तो ये होता है क्या होता है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मैथसिन और वाल के अनुसार संस्कृति मध्यस्थ द्विभाषी के एक हानिकारक तरीके से मेजबान की समाज की संस्कृति की पहचान को प्रभावित किए बिना पर्यटन उद्देश्य के लिए स्थानीय संस्कृति से हेर फेर करके स्थिति में होते हैं। नहीं कह सकती जो भाषा है, कह सकते हैं कि कई बार क्या करती है जो भाषा होती है उसमें हेर फेर भी हो जाती है। कई बार क्या होता है कि जो मेजबान होता है उसकी संस्कृति की कई बार पहचान को प्रभावित कर देती है। मान लो कोई एक पर्यटक स्थल बना, एक क्या करें मत समझो, अगर मान लो अगर कोई पर्यटक स्थल बनता है ना, तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होगी, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में, जैसे मान लो कि कोई इलाका एक पर्यटक स्थल बन गया, ठीक है, वहाँ पर लोग अगर जो घूमने फिरने आते हैं, मान लो किसी एक इलाके के लोग या एक भाषा के लोग बहुत आते हैं, तो वहाँ की जो लैंग्वेज होगी वो लैंग्वेज क्या एक प्रकार से प्रभावित हो सकती है। कैसे प्रभावित हो सकती है? मान लो तुम्हारे इलाके में एक पर्यटक स्थल है, वहाँ पर किसी देश का बहुत सारा लोग आता है, वो अलग अलग भाषाई लोग आते हैं, तो तुम्हारे यहाँ के लोग होंगे उनकी भाषा बहुत जल्दी सूख जाएंगे, यानी तुम्हारी भाषा पर क्या हो सकता है नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नहीं क्या होता कि जो जैसे मान लो कि आसपास के जैसे तुम्हारे इलाके में पर्यटक स्थल बन जाएगा, वहाँ के जो अलग अलग देश के लोग हैं अलग अलग भाषा बोलेंगे, तो तुम्हारे यहाँ के लोग बहुत आकर्षित हो जाएंगे, या क्या पता अपनी भाषा छोड़ करके उनकी भाषा अपना ले, या उनको ज़्यादा अच्छा लगे। नहीं कह सकते कि भाषा पर यानी कहते मेजबान की जो भाषा यानी कह सकते पर्यटक ज़्यादा बढ़ने से अगर लैंग्वेज की बात रहे तो मेजबान की जो भाषा होती है उसकी भाषा कई बार प्रभावित हो सकती है, या वहाँ कई बार उसकी जो भाषा होती है प्रभावित इसलिए होगी कि उनकी जो मेजबान देश है उसकी जो नागरिक हैं वो उसकी जो भाषा बोलते हैं, जो लोकल भाषा बोलते हैं, कई बार वह लोकल भाषा धीरे धीरे विलुप्त भी हो सकती है। इसलिए हो जाएगी क्योंकि तुम्हारे देश में बहुत सारा दूसरे देश का लोग घूमने आएगा, तो तुम्हारे देश के लोग उसके आकर क्या होता कि बड़ी समस्या है। आप हमारे देश में समझते होगे कि हम दूसरे लोगों को बहुत बेहतर मानते, अपनी भाषा को कोई कुछ नहीं मानता, दूसरे की भाषा उसको लगता है तो अमृत ही बोल रहा है। वही बता रहा हूँ कि कई बार भैया क्या हो जाता है कि फला दूसरे जो लैंग्वेज बोलता है, जैसे हमारे देश में क्या है अगर कोई अंग्रेजी बोलने लग जाएगा ना तो लोगों को लगेगा तो बहुत पढ़ा लिखा है। तो वही बता रहा हूँ कि अगर मान लो किसी इलाके में वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, वहाँ पर अगर विदेशी पर्यटक बहुत ज़्यादा थे अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो वहाँ के लोग बड़े जल्दी आकर्षित हो जाएंगे और अपनी भाषा को छोड़ देंगे, फट से दूसरी भाषा पढ़ लेंगे। यानी कह सकते कि भाषा पर क्या होता है एक प्रकार का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें पड़ती है। यानी भाषा के आधार पर भी क्या होता है कि पर्यटन में काफी चीजें पड़ती हैं। तो यही चीजें आपको इसमें लिखनी पड़ेंगी। अगर एक बार इसको आप रीड करोगे ना तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगा या जितना आपको पता होना चाहिए, वैसे मैंने बहुत ज्यादा बताया नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट मैंने आपको जरूर बता दिए हैं। एक दो पॉइंट और भाषा में बता देता हूं ताकि आपको और भी बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जितना क्लियर रहेगा आपको ना, आप उतना ज्यादा करेंगे। देखा आर्थिक परिवर्तन के माध्यम से देखो क्या था कि जो टूरिस्ट गाइड से अगर भाषा की बात करें तो आर्थिक परिवर्तन बहुत होता है। यानी पर्यटन बढ़ने से अगर आप देखोगे तो आर्थिक परिवर्तन का एक माध्यम है, ठीक है। कहीं पर भी अगर पर्यटक ज़्यादा बढ़ते हैं, अगर घूमने फिरने वाले ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ का जो आर्थिक परिवर्तन होगा बिल्कुल पूरी तरीके से बदल जाता है। दूसरा,
वहाँ की वित्तीय पृष्ठभूमि, वहाँ की सामग्री और वित्तीय पृष्ठभूमि में बदलाव आएगा। यानी वहाँ के लोगों का जो पृष्ठभूमि होगी, जैसे रहते सहते हैं, उनकी वित्तीय पृष्ठभूमि पूरी तरीके से क्या होती है, बदल जाती है। दूसरा, जहाँ पर भी पर्यटन क्षेत्र बढ़ता है वहाँ का सामाजिक संपर्क जो होता है प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क के माध्यम से होता है। यानी क्या होता है कि पर्यटन, ठीक है, श्रमिकों को पर्यटक की भाषा में समझना आवश्यक हो सकता है, क्योंकि पर्यटक स्थानीय भाषा बोलने में सक्षम नहीं हो सकता। मेजबान की भाषा का उपयोग में कमी हो सकती है। ये कह रहे हैं कि किसी भी इलाके में, क्या कह रहे हैं, अगर किसी भी इलाके में अगर पर्यटन बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो वहाँ की जो स्थानीय भाषा है वह कम हो सकती है, क्योंकि दूसरा जो व्यक्ति है वो हमारी भाषा को समझता नहीं है, हमारी भाषा को जानता नहीं है, तो हम उसको समझाने के लिए उसकी भाषा सीखेंगे या उसको भाषा समझाने का जब प्रयास करते हैं। मान लो तुम्हारे इलाके में एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बन गया है, वहाँ पर दूसरे देश के लोग आते हैं, तुम्हारी भाषा जानते हैं, तो तुम लोग ना क्या करोगे, ज़्यादातर लोग यही करेंगे कि उनकी भाषा सीखेंगे और फिर उनको समझाएंगे ये है वो है। इससे क्या होता है कि वहाँ की जो स्थानीय भाषा होती है उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। एक तो बड़ी जल्दी लोग आकर्षित हो जाते हैं, और ये वो तो समझ लो कि मान लो किसी इलाके में ना, आज तो नहीं है, पहले बहुत पहले तो हमारे देश में होता, अगर किसी के यहाँ पर कोई अंग्रेजी बोलने लग जाता तो उसको लगता था, आज भी यही है कि अगर कोई इंग्लिश बोलता है उसको लगता है कि समझ लो कि वही सबसे ज़्यादा। यानी मान लो कि अगर तुम्हारे इलाके में इलाका है, तुम्हारा एक, मान लो कि तुम्हारा बिहार का इलाका है, तो बहुत सा भोजपुरी बोलते हैं, अगर वहाँ पर कोई जैपनीज बोलेगा, कोई स्पेनिश बोलेगा, तो लोग जल्दी आकर्षित हो सकते हैं 100% हो सकते हैं भाई, क्योंकि हर व्यक्ति को मैंने ये देखा है कि अपनी भाषा को लेकर के क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा दुर्भावना है। उसको लगता है अरे हमारी भाषा में तो कुछ है ही नहीं है, उसको लगता है दूसरा जो बोल रहा है बहुत बेहतर बोला, बहुत अच्छा बोला। इससे से क्या होता है कि जो मेजबान की भाषा होती है, पर्यटक क्षेत्र बढ़ने से वहाँ की भाषा पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, नकारात्मक प्रभाव, बहुत घातक प्रभाव पड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव आपको दोनों लिखनी पड़ेंगी। तो जितना था उतना तो मैंने आपको सारा समझा दिया है, या जितना इंपॉर्टेंट था और ईजी लैंग्वेज में आपको बताने का प्रयास किया है। बाकी सारी क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, बाकी क्या हैं, सारी क्लासेस रिकॉर्डेड हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा या चैट बॉक्स में भी दे दूंगा, आप जा करके देख लेना। और आप एक काम करना, चैनल पर भी जा करके वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाओगे तो BNS 183 की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहाँ पर आपको सारे के सारे क्लास आपको मिल जाएगी। वहाँ पर आप जा करके 10 की क्लासेस को आप देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एग्ज़ाम में कोई टेंशन मत लेना, बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता, ठीक, आराम से लिखना, कोई दिक्कत है नहीं। और एक काम करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।